स्वागत दोस्तों, आगे आगे सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर दक्षिण भारत के 5 में से चौथे राज्य के अंदर बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार दोस्तों, और शपथ से पहले पहुंच चुके हैं हाईकोर्ट। बताएंगे किस तरीके से अचानक से संडे को हाईकोर्ट ने दरवाजा खोला है दोस्तों, और इसके बाद क्या एक सीट से इंडिया गठबंधन को रोका जाएगा और नहीं बनने दी जाएगी थालापति विजय की सरकार। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और किस तरीके से बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है तगड़ा बड़ा मंत्रालय। बताएंगे कैसे थालापति विजय ने पूरी तरीके से दी है कांग्रेस को जिम्मेदारी की वही तय करे कि कैसे आम जनता से जुड़े हुए वादे पूरे किए जाएंगे दोस्तों। और अचानक से बड़ी अपडेट सामने आती है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर सुप्रिया सुले की कार के हादसे को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी जानकारी। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र उम्मीद भी पूरी तरीके से टूट रही है तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के नेता थालापति विजय के मुख्यमंत्री पोस्ट पर आज शपथ के साथ ही 4 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का कब्जा हो जाएगा दोस्तों, और लोकसभा की 126 सीटें पूरी तरीके से नियंत्रण में सामने आ जाएगी, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर इंडिया गठबंधन तेजी से बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार 4 मई को आए चुनावी नतीजों के बाद से लगातार चल रहे संघर्ष के बाद 5 दिन के बाद यानी 9 तारीख को बीते दिन थालापति विजय को मुख्यमंत्री बनने की इजाजत दे दी गई दोस्तों। यानी चेन्नई के इंडोर नेहरू स्टेडियम के अंदर शपथ ग्रहण समारोह पूरे होने के साथ ही दक्षिण भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक और राज्य के अंदर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है दोस्तों। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केरल में कांग्रेस की सरकार है, और तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। तो केवल एक राज्य बचा हुआ है दक्षिण में, जहां पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश है। यानी चंद्रबाबू नायडू के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और थालापति विजय का गठबंधन पहुंच रहा है आंध्र प्रदेश, और चंद्रबाबू नायडू के लिए स्थिति खराब होने वाली है। यही बड़ा कारण है कि गवर्नर बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे कि थालापति विजय की सरकार ना बन जाए दोस्तों, लेकिन जिसके साथ जनता है उसको कितना रोक पाएंगे दोस्तों। और आखिरकार थालापति विजय आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने विजय को फोन करके आश्वासन दिया था कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है दोस्तों, और अब दोस्ती निभाते हुए थालापति विजय ने कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी भूमिका तैयार की है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी कोई छोटे पार्टनर के तौर पर काम नहीं करेगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़े मंत्रालय में से एक मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है दोस्तों, यानी वित्त मंत्रालय है, वो देने का फैसला थालापति विजय ने किया है। यानी कांग्रेस पार्टी को 59 साल के बाद पहली बार तो मंत्रालय तमिलनाडु के अंदर मिल रहा है दोस्तों, और वो भी हाई प्रोफाइल मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्रालय दिया जा रहा है, जो अपने आप में इस बात के साफ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी को थालापति ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सारे वो वादे पूरे करे जो थालापति विजय ने किया है दोस्तों। ऐसे में थालापति विजय कांग्रेस पार्टी के प्रति सम्मान दिखाते हुए ये तगड़ा हाई प्रोफाइल मंत्रालय दे रहे हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों में से एक विधायक राजेश कुमार को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर थालापति विजय शपथ तो ले लेंगे दोस्तों, लेकिन सोमवार को क्या बहुमत साबित कर पाएंगे, इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है दोस्तों। जो अपडेट सामने आ रही है कि अचानक से चुनाव के नतीजों को चुनौती दी जाती है हाईकोर्ट के अंदर दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की तमिलनाडु के तिरुपतूर के अंदर विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं दोस्तों। तिरुपतूर के चुनावी मैदान में थालापति विजय की पार्टी का उम्मीदवार एकमात्र वोट से चुनाव जीत जाता है दोस्तों। ऐसे में टीवीके के उम्मीदवार आर श्रीनिवासा सेतुपति को 1 वोट से जीत मिलता है दोस्तों। ऐसे में मंत्री के आर परियाकुरन की ओर से याचिका दाखिल करते हुए 1 वोट की इस जीत को चुनौती दी गई है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि तिरुपतूर की सीट पर सबसे देर से नतीजे घोषित किए गए दोस्तों, यानी सोमवार को गिनती हो रही थी और मंगलवार को लगभग 2 बजे रात में जाकर निर्णय लिया गया, और तिरुपतूर के अंदर थालापति विजय की पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया दोस्तों। 1 वोट से जीत गया, और ईवीएम से लेकर पोस्टल बैलेट को बार बार गिना गया, और कई राउंड में गिनती की गई और कई बार गिनती की गई, तब जाकर नतीजे घोषित किए गए। सवाल ये उठता है कि ये जब सब कुछ हो गया था तो फिर अचानक से क्यों इस सीट को लेकर इतना बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि थालापति विजय ने गवर्नर के सामने जो अपना सरकार बनाने का दावा किया है दोस्तों, उसमें उन्होंने 121 विधायकों के समर्थन को जताया है। तो ऐसे में बहुमत के आंकड़े से केवल 3 उसके पास ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और इसीलिए एक सीट को लेकर पूरा खेल खेला जा रहा है कि जैसे तैसे थालापति विजय को सत्ता से बाहर रखा जाए दोस्तों। और इसी के लिए अब तिरुपतूर विधानसभा सीट को लेकर नया बवाल खड़ा, नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है दोस्तों। और ये विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई, और मद्रास हाईकोर्ट के जज को न जाने कौन सा सपना आया दोस्तों कि उन्होंने कहा कि रविवार यानी आज विशेष सुनवाई करेंगे, यानी स्पेशल सुनवाई की इजाजत दे दी गई है। और आज जब जजों को छुट्टी पर बैठना चाहिए तो जज मद्रास कोर्ट में आकर ये तय करेंगे कि 1 वोट से
जीती हुई इस सीट को मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों अगर इस सीट पर चुनाव के नतीजों को रोक दिया जाता है तो सोमवार यानी कल होने वाले बहुमत परीक्षण के दौरान इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सारे तंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गवर्नर के ऑफिस से लेकर अब मद्रास हाईकोर्ट में बैठे जज भी उसी तरीके का बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि राजदीप सरदेसाई बता रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है जो हजारों करोड़ रुपए की उद्योगपति वाली ताकत है, यानी एक उद्योगपति है जो तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय की सरकार नहीं बनना देना चाहते और इसीलिए जमकर पैसा खर्च किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि उसी पैसे का असर अब ये दिखाई देने लगा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बात सियासी गलियारे में हमेशा मानी जाती रही है दोस्तों कि ममता बनर्जी अगर सत्ता में रहेंगी तो वो सामने वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं रहेंगी, लेकिन अगर वो विपक्ष में चली गई तो उनसे खतरनाक कोई विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। और ये बात अब तय होती दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने पहले कार्यक्रम के दौरान यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म जयंती के कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा ऐलान किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष की सारी पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान करती हूँ। और इसके बाद जो बात वो बोलती है वहां पर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उन्होंने बता दिया है कि अभी सारी पार्टियों की लड़ाई केवल एक पार्टी से है और वो भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि वाम मोर्चा से भी कहा कि अब हमको साथ में आकर काम करना चाहिए दोस्तों। एक टाइम में वाम मोर्चा के खिलाफ सबसे बड़ा झंडा ऊपर करने वाली ममता बनर्जी अब वाम मोर्चा को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहती है दोस्तों, बीजेपी का मुकाबला करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें सबको मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि बीजेपी इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ, इस देश के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसीलिए सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तब हमको बड़ी जीत मिलेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब टाइम आ चुका है सारी पार्टियों को ऐसा एकजुट करने का कि एकजुटता हर कोने में दिखाई दे, और जैसे ही एकजुटता हर कोने में दिखाई देगा वैसे ही भारत के लोकतंत्र की जीत होगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी अपने कट्टर से कट्टर दुश्मनों को एकजुट करने की मांग कर रही है। तो इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी विपक्ष में सारी विपक्षी पार्टी को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2029 का चुनाव आर पार का चुनाव होने जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र में एक टाइम में दो पार्टियां जो एक दूसरे के विरोधी हुआ करती थी दोस्तों, चाहे शिवसेना एक नाथ शिंदे वाली पुरानी शिवसेना हो या फिर एनसीपी अजीत पवार शरद पवार वाली एनसीपी हो दोस्तों, दोनों के दोनों बीजेपी के साथ में आ जाते हैं। बाद में दावा किया जाता है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो चाहते हैं कि ये सबके सब एकजुट होकर उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को आगे बढ़ाए और हर जगह पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने वाले इस व्यापारी की वजह से ही ये गठबंधन चल रहा है। ऐसे में दोस्तों गठबंधन के अंदर कई सारे अभी हाल फिलहाल के अंदर ऐसे ऐसे मामले सामने आए दोस्तों की सोचने विचारने पर मजबूर किया जाता है कि क्या गठबंधन के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। पहले अजित पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है, इसके बाद 2 दिनों पहले बाल बाल बचे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोस्तों, उनके प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, नीचे उतारा जाता है। ऐसे में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है दोस्तों। सुप्रिया सुले की कार का अचानक से बीते दिन एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। पुणे से मुंबई जा रही थी, मुंबई जाते वक्त गुजरात नंबर की एक गाड़ी, जिसका नंबर खुद सुप्रिया सुले ने बताया दोस्तों, गुजरात की GJ13CF5257 नंबर का था गाड़ी, और ये अचानक से आता है और सुप्रिया सुले की गाड़ी में आकर सीधी टक्कर मारता है दोस्तों। इसके बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और उन्होंने कहा कि मैं सबसे मांग करती हूँ कि सब लोग जब भी हाईवे पर चले तो बेल्ट पहनकर चले, यानी सीट बेल्ट पहनकर रहे और हमेशा अलर्ट रहे, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये गुजरात नंबर की गाड़ी ने आकर टक्कर मारा है, तो अब ये मामला और ज्यादा गंभीर बन रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर गहन में जांच की जानी चाहिए, ये काफी बड़ा चिंता का मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है दोस्तों। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए राहुल गांधी के निर्देश के बाद पंजाब कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अब पूरे पंजाब के अंदर पंजाब यात्रा निकालने का फैसला लिया है दोस्तों, जिससे राज्य स्तर पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक पंजाब कांग्रेस भवन में मैराथन बैठक चलता रहा, जिसमें पंजाब कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडरशिप ने एक साथ इकट्ठा होकर कहा है कि वो 19 मई से लेकर 29 मई के बीच में अलग अलग चरणों के अंदर यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 दिन 42 विधानसभा यात्रा गुजरेगी, उसके बाद 3 दिन में अगले 37 विधानसभा को कवर करेंगे, और जो लास्ट के 3 दिन बचेगा यानी 3 के 3 अलग अलग दिन होने वाले हैं दोस्तों, यानी टोटल 9 दिनों की ये यात्रा होने वाली है, जिसमें अंतिम 3 दिनों के अंदर 38 विधानसभा को कवर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 117 विधानसभा क्षेत्र तक यात्रा गुजारने के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर यात्रा समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे और एक हल्का एक यात्रा के फॉर्मूले पर अभियान चलेगा। कोई भी नेता अपनी यात्रा अलग से नहीं
नहीं निकाल सकता और स्थानीय टिकट दावेदार को एक ही तय रूट के आधार पर चलना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ने सभी बड़े नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बोला है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने संगठन को जिम्मेदारी दी है कि जमीनी स्तर पर सारी गुटबाजी को खत्म करना है और आपस में एकजुट दिखाई देना, और इसीलिए ये यात्रा काफी काम आएगी दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंदर सिंह राजा वडिंग ने इस बात की जानकारी दी है दोस्तों। और भूपेश बघेल क्योंकि पार्टी के पंजाब के प्रभारी है तो वो भी अपने काम पर लग गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति साई भगीरथ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये साई भगीरथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना से आने वाले सांसद और मोदी सरकार के मंत्री बंदी संजय कुमार का बेटा है दोस्तों। बंदी संजय कुमार के बेटे साई भागीरथ पर 17 वर्ष की लड़की के साथ में शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। और लड़की ने शिकायत में बताया कि कई और लोगों के साथ में मिलकर शोषण किया गया है और तेलंगाना पुलिस ने पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है दोस्तों। यानी नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर ये FIR दर्ज की गई है। बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी सरकार के मंत्री का बेटा है दोस्तों और नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसके साथ में दिखाई दे रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग सत्ता में आने के बाद किस तरीके से बौखला चुके हैं दोस्तों। इनके बेटे पर इतने गंभीर मामले सामने आते हैं और बिना कई बाद में मामले को दबाने की कोशिश की जाती है दोस्तों, लेकिन ये मामला काफी बड़ा है। पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहिए, अगर वाकई उनको बीजेपी अपने से अलग दिखाना चाहती है तो इस्तीफा लेना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर मिली भगत मानी जाएगी दोस्तों। और ये जो इतना बड़ा कांड सामने आए कहीं ना कहीं मीडिया में दबाने की भी कोशिश की गई होगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर छात्र रोजगार की मांग को लेकर 10,000 की संख्या में मैदान में कूद गए दोस्तों और जोरदार तरीके का आंदोलन करने लगे। ऐसे में बिहार के अंदर TRE 4 की परीक्षा को लेकर कर रहे जोरदार आंदोलन में छात्रों के ऊपर प्रताड़ना की गई है दोस्तों। यानी छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पटना के अंदर अपने रोजगार का हक मांग रहे छात्रों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान शिक्षक और अभ्यर्थियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। फिर से बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब है लाठी। भारत में आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है और इसका सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा पर पड़ रहा है और लाखों युवा डिग्री और काबिलियत हाथ में होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर बीजेपी की सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है ना आपकी। जब युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रहे हैं तो उनके हाथ में रोजगार नहीं, पीठ पर लाठियां रख दी जाती है। भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आकर वो अब चुपचाप नहीं बैठेगा और कांग्रेस पार्टी उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी बिहार के छात्रों के साथ में डंके की चोट पर खड़े हैं। उन्होंने बोलकर कहीं ना कहीं एक तरीके से हौसला अफजाई की है इन सारे छात्रों की जिनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए पुलिस के द्वारा दोस्तों। और ये आदेश बीजेपी ने दिया है भाजपा सरकार ने, तब जाकर इस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि और व्यापक और बड़ा आंदोलन होने से कोई नहीं रोक सकता तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ टीएमसी के विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय बनेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष दोस्तों। कोलकाता के बालीगंज विधानसभा सीट से विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय विधायक नयना बंदोपाध्याय को विपक्ष के उप नेता के तौर पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। यानी दो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, एक शोभन देव चटर्जी को और दूसरा नयना बंदोपाध्याय बनर्जी को। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। यानी ममता बनर्जी खुद बीजेपी को विधानसभा के अंदर घेरती हुई नजर नहीं आएंगी दोस्तों। यानी नेता विपक्ष की भूमिका ममता बनर्जी सदन के अंदर नहीं बल्कि सदन के बाहर निभाएंगी। तो इससे पता चल रहा है कि सड़कों का संघर्ष तृणमूल कांग्रेस का शुरू होने जा रहा है दोस्तों। और ममता बनर्जी जो जिस तरीके की जुझारू नेता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हालत खराब करने जा रही है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरएसएस वालों ने हिंदू धर्म के अंदर भी दखल देना शुरू कर दिया है दोस्तों। और हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज और जो मान्यताएं हैं उसमें भी आरएसएस के दखल के कारण सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने विरोध जताया दोस्तों। दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें 52वां शक्तिपीठ, यानी देश के अंदर अभी तक 51 शक्तिपीठ होते थे दोस्तों, लेकिन आरएसएस वालों ने 52वां शक्तिपीठ भी बना दिया और 52वां शक्तिपीठ भारत दुर्गा स्थल के रूप में जाना जाएगा और नागपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि 52वां शक्तिपीठ का शिलान्यास ये क्या कर रहे हैं मोहन भागवत समाज के लोगों का अपमान, हिंदू समाज के लोगों का अपमान कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर केवल 51 शक्तिपीठ है, ये 52वां शक्तिपीठ लाने का अधिकार किसने दिया है मोहन भागवत को। और आरएसएस के लोग अब हिंदू
धर्म के अंदर भी दखल देने लगे हैं दोस्तों। 52वां शक्तिपीठ के नाम से ये जो कार्यक्रम किया गया, इस पूरे मामले को लेकर विरोध जगह जगह शुरू हो चुका है। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं बल्कि जगदम्बा का स्वरूप है। संघ का काम ईश्वरीय कार्य है, यानी कोई कई सारे और जो साधु संत बताते हैं अपने आप को दोस्तों, वे लोग भी आरएसएस के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा उठाए गए इस तरीके के कदम का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए दोस्तों। ये साफ तौर पर हिंदू धर्म में घुसने और हिंदू धर्म की मान्यताओं के साथ छेड़खानी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि हिंदू समाज को इस पूरे मामले पर जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए कि क्या देश के अंदर 52वां शक्तिपीठ भी हो सकता है, क्योंकि शक्तिपीठ का मतलब ये होता है कि ये पौराणिक टाइम के समय का पूरा मामला है दोस्तों, यानी पौराणिक कथाओं के आधार पर शक्तिपीठ का मान्यता पूरे देश भर के अंदर है। यानी माता सती से जुड़ा हुआ एक कहानी है जिसके आधार पर यह तय होता है कि कहां कहां पर भारत के अंदर शक्तिपीठ है दोस्तों। लेकिन आरएसएस अपने हिसाब से ही 52वां शक्तिपीठ बना रहा है, जो साफ तौर पर हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी सरकार ने मनरेगा को जान से मारने से पहले ही काम के अधिकार का गला घोट कर करोड़ों गरीबों को प्रताड़ित किया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो रिपोर्ट सामने आई है उसका आधार देते हुए कहा कि 44 लाख कम परिवार को काम मिला है। मनरेगा की नई स्कीम के तहत योजना के तहत 67 लाख कम मजदूरों को रोजगार मिला है। 100 दिन का पूरा रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 40.5% के आसपास है, यानी आधे लोगों को भी 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल पाया और पर्सनल डे में 21.5% की गिरावट हुई है। हर मनरेगा परिवार का औसतन 1221 की आय का नुकसान हुआ है। वीबी ग्राम जी अभी तक लागू नहीं किया गया और मजदूरों को उनके हाल पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरफ बीजेपी सरकार राज्यों के करोड़ों रुपए का बकाया रखे हुए है, दूसरी तरफ नए ढांचे में 40% वित्तीय बोझ राज्य सरकार को थोप दिया गया है, जो पहले से संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर 200 चुनिंदा पूंजीपतियों बीजेपी के सरकार के लोगों की प्राथमिकता है, यानी भाजपा के लोगों को केवल पूंजीपति दिखाई दे रहे हैं। और आगे उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि चुनिंदा पूंजीपतियों की मित्र बीजेपी सरकार पूरी तरीके से गरीबों का हक खत्म करने में लगी हुई है और यही उनके गरीबों के प्रति असली सोच और नियत को उजागर करता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पंजाब के घर घर में ईडी की रेड चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग पंजाब के साथ धोखा कर रहे हैं, पंजाब को धोखा दे रहे हैं, लोग उन्हें खूब भला बुरा कह रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी वाले खुद भी बीजेपी की खूब बुराई करने में लगे हुए हैं। मोदी जी पंजाब को कभी समझे ही नहीं है। एक पंजाबी प्यार से अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन अगर उसके साथ धक्का करोगे तो पूरी ताकत से बदला लेगा मोदी जी। 4 ईडी की रेड और करवा दो, बीजेपी की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। जिनको आप गिरफ्तार करोगे वो 4 दिन बाद बाहर आ जाएंगे, पर बीजेपी अगले 20 साल तक पंजाब के अंदर घुसने लायक नहीं बचेगी। कुल मिलाकर पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, और इसका फायदा दोनों पार्टियों को मिलेगा, ये बात दावा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर ये कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए इस धमकी के बारे में और जो हो रही है छापेमारी उस बारे में? साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2027 के चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि योगी सरकार में शामिल होंगे 6 नए मंत्री। मनोज पांडे को भी जगह मिलेगी, जो समाजवादी पार्टी से बगावत करके भागे थे। दूसरा जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को मिलेगी, जो प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। तीसरा कृष्णा पासवान को भी आगे किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद कृष्णा पासवान को भी आगे करके बीजेपी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से भाजपा वाले जो भी फैसला लेंगे वो जातियों के इर्द गिर्द ही होगा और कैबिनेट एक्सटेंशन यानी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी जातियों के आधार पर ही करवाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बना चुकी है मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया, ईवीएम से हराकर ईवीएम से इनको हटाएंगे, ईवीएम को भी हटाएंगे, यानी बीजेपी वालों को पहले ईवीएम वाले चुनाव में हराएंगे, उसके बाद हमारी सरकार बनते ही ईवीएम को भी हटाएंगे और इनकी सरकार को भी हटाएंगे। ये बयान सामने आया है दोस्तों अखिलेश यादव का, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति से इतर बीजेपी के लोग कोई ना कोई नकारात्मक ढांचा ढूंढते रहते हैं और उसी के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव का ये कहना एकदम सही है कि सरकार बनने के बाद ईवीएम को हटाएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों सुबह सुबह उनके आवास पर छापेमारी की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। ईडी की टीम अरोड़ा को चंडीगढ़ से दिल्ली लेकर गई दोस्तों, और केजरीवाल बोले कहा पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है। यानी पहले ही 7 विधायक टूटकर इनके आ चुके हैं, बल्कि 8 टूटकर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि इनकी पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ सकती। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ईडी वाले छापेमारी बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं और कई सारे अलग अलग मामले पर इन सारे लोगों के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दायर है। दोस्तों ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान गोवा के अंदर स्थिति और ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। दोस्तों यानी एक टाइम में गोवा को सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता था, यानी एक ऐसी जगह मानी जाती थी जहां पर जाने के लिए लोग इतने परेशान होते थे दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि उस गोवा के अंदर एनसीआरबी का डेटा ये बताता है, आंकड़ा ये बताता है कि गोवा के अंदर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है दोस्तों। यानी जहां पर एक विदेशी नागरिक घूमने के लिए आता है, सुरक्षा की मांग करता है, वहां पर आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो इसे एक तरीके से मैसेज क्लियर कट गया है कि गोवा में बीजेपी की सरकार जब से बनी है और जब से मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत, तब से ये जानबूझकर स्थिति को पूरी तरीके से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में आमना सामना होने के बावजूद एक दूसरे का अभिवादन नहीं किया गया। यानी यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तरफ देखा भी नहीं दोस्तों और पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो इसे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जोरदार तरीके की गुटबाजी जारी है। अखिलेश यादव इसी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि अच्छी तो ये बात नहीं, नमस्ते का जवाब नहीं। यानी योगी आदित्यनाथ नमस्ते करते रह जाते हैं और सामने से जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देते। आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद, जय भारत।